नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में जमीन के बंटवारे यानी तकसीम की पूरी कानूनी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी जानकारी भूमि राजस्व अधिनियम 1954 पर आधारित है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बहुत उलझा हुआ लगता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस कानूनी प्रक्रिया को एक आसान से रोड मैप में बदल देंगे, जिससे ये पूरा सफर बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र के पड़ाव क्या-क्या होंगे। सबसे पहले बंटवारे की शुरुआत कैसे होती है, फिर कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, उसके बाद बंटवारे का खाका यानी ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, फिर देखेंगे कि ज़मीन पर असल बंटवारा कैसे होता है, इसके बाद अंतिम फैसले और अपील के क्या रास्ते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ खास मामलों की और उन रुकावटों की जो इस प्रोसेस में आ सकती हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। किसी भी प्रक्रिया का सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि भाई इसे शुरू कौन कर सकता है। देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कोई भी सह खातेदार, मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसका जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में एक तय हिस्सा है, वो बंटवारे के लिए अर्जी दे सकता है, चाहे उसका हिस्सा बहुत छोटा ही क्यों न हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो ये अर्जी नहीं दे सकते, जैसे कि किराएदार या वो लोग जिनके पास जमीन गिरवी रखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार है, मालिकाना हक नहीं। अच्छा, तो अर्जी देनी कहाँ है? ये आवेदन उस इलाके के रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड या तहसीलदार होते हैं, उनके ऑफिस में जमा होता है। और इस आवेदन में जमीन की और सभी सह मालिकों की पूरी जानकारी देना जरूरी है। ठीक है, तो अर्जी तो दे दी, अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद कानूनी मशीनरी कैसे हरकत में आती है। जैसे ही आवेदन जमा होता है ना, एक 3 स्टेप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले आवेदन, फिर नोटिस भेजना और उसके बाद आपत्तियां सुनना। ये इसलिए बनाया गया है ताकि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। और ये जो नोटिस भेजना है, ये कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ये नोटिस हर सह मालिक को, जमीन पर काबिज लोगों को और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, रजिस्टर्ड डाक से या फिर गांव में मुनादी करवा के। मकसद साफ है, पूरी पारदर्शिता रखना। अब नोटिस मिलने के बाद लोग अपनी आपत्तियां यानी ऑब्जेक्शंस सामने रखते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई कहे कि भाई ये जमीन तो साझा चरागाह है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता, या फिर किसी रास्ते या पानी के स्रोत पर असर पड़ेगा, या ये भी हो सकता है कि अर्जी में दिखाए गए हिस्से ही गलत हों। रेवेन्यू ऑफिसर को इन सभी आपत्तियों पर एक फैसला देना होता है, तभी प्रोसेस आगे बढ़ता है। सारी आपत्तियां सुनने के बाद एक बहुत ही जरूरी आदेश आता है, प्रारंभिक आदेश या प्रिलिमिनरी ऑर्डर। अब यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह आदेश सिर्फ ये तय करता है कि किस किस का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ये जमीन पर लकीरें नहीं खींचता, बस हक तय करता है। चलिए, अब तक तो सब कागजों पर था, हिस्सेदारी तय हो गई। अब देखते हैं कि यह हिस्सेदारी जमीन पर कैसे उतरती है, यानी बंटवारे का असल नक्शा कैसे बनता है। इस प्रक्रिया में 2 बहुत जरूरी दस्तावेज होते हैं, नक्शा बे और नक्शा जीम। इसे ऐसे समझिए कि नक्शा बे एक तरह का रफ ड्राफ्ट है और नक्शा जीम है फाइनल, पक्का वाला ब्लूप्रिंट। तो पटवारी या कानूनगो सबसे पहले एक प्रस्तावित नक्शा बनाते हैं, जिसे कहते हैं नक्शा बे। यह पहली बार होता है जब बंटवारा कागज पर एक शक्ल लेता है, और यह बहुत ही अहम मौका होता है सभी सहमालिकों के लिए कि वो इस पर अपनी राय दें, या अगर कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराएं। जब नक्शा बे पर आई सारी आपत्तियां सुलझ जाती हैं, तब बनता है नक्शा जीम। ये है बंटवारे का फाइनल प्लान। इसमें हर नए प्लॉट की सीमाएं बिल्कुल साफ साफ तय होती हैं और उन्हें नए खसरा नंबर भी दिए जाते हैं। एक बार ये बन गया तो जमीन पर इसी के हिसाब से निशानदेही होती है। तो फाइनल ब्लूप्रिंट यानी नक्शा जीम अब तैयार है। अब कागजों का काम खत्म और प्रोसेस असल जमीन पर पहुंच जाता है। और ये काम होता है फर्द कब्जा के जरिए। कानून को मौके पर जाते हैं, नक्शा जीम के हिसाब से जमीन नापते हैं, पत्थर या निशान लगाकर सीमाएं पक्की करते हैं और कब्जा सौंपते हैं। और हाँ, ये स्टेप होना ही होना है, इसके बिना बंटवारे को कानूनी तौर पर अधूरा माना जाता है। कब्जा मिलने के बाद आखिरी और सबसे अहम काम होता है सरकारी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। नई जमाबंदी तैयार की जाती है, जिसमें नए खसरा नंबर और अलग अलग मालिकों के नाम दर्ज होते हैं। ये वो आखिरी मोहर है जो बंटवारे को हमेशा के लिए पक्का कर देती है।
अच्छा, जमीन बट गई, रिकॉर्ड भी नए बन गए, लेकिन क्या हो अगर कोई इस फैसले से खुश ना हो? क्या उसके पास कोई और रास्ता है? जी बिल्कुल, रास्ता है। हमारा कानून अपील के लिए एक पूरी सीढ़ी देता है। अगर कोई असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले से सहमत नहीं है, तो वो कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। वहां से भी बात ना बने तो कमिश्नर के पास, और आखिर में फाइनेंशियल कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए जाया जा सकता है। अब तक हमने ये देखा कि बंटवारा होता कैसे है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें यह प्रक्रिया रोकी जा सकती है या रुक जाती है। तो कुछ ऐसी खास स्थितियां हैं जहां कानून कहता है ठहरिए, यहां बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मालिकाना हक के हिस्सों पर ही कोई बड़ा विवाद हो, या जमीन किसी साझे इस्तेमाल की चीज हो, जैसे रास्ता, पानी का स्रोत या चरागाह, या फिर अगर मालिकाना हक को लेकर पहले से ही कोई केस सिविल कोर्ट में चल रहा हो, तो भी ये प्रक्रिया रुक जाती है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी अंतर की तरफ ले जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर और सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फ़र्क। इसे समझना बेहद ज़रूरी है। रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ कब्जे का बंटवारा करते हैं इस आधार पर कि रिकॉर्ड में मालिक कौन है, लेकिन अगर सवाल ही ये उठ जाए कि असली मालिक कौन है, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट ही दे सकती है। और आखिर में हम हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक शक्तिशाली सिद्धांत के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि एक सह खातेदार के बंटवारे के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता। इससे ये साफ होता है कि भले ही प्रक्रिया लंबी हो और इसमें कई कदम हो, लेकिन एक सह मालिक का अपनी जमीन का अलग हिस्सा मांगने का जो मौलिक अधिकार है, वो कानून की नज़र में सुरक्षित है।